कर्म करोगे फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, जितना गहरा स्रोत हो नल का उतना मीठा जल निकलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गणित गुरु पे। आज हम आगाज करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th मैथमेटिक्स का, जिसमें आज हम हमारा चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। मैं आपको क्रम बता दूं कि सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं को, जो हमारा क्लास 10 कौन सा कक्षा 10 को हम जो शुरू कर रहे हैं, उसमें हम अध्याय आज 1 देखने वाले हैं। कौन सा अध्याय देख रहे हैं? अध्याय 1। और अध्याय 1 का नाम हमारा क्या है? वास्तविक संख्याएं। इसका मैं आपको क्रम बता दूं कि सबसे पहले हम समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या है। आप क्लास 9th में संख्या पद्धति को बहुत अच्छे से समझ के आए। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, सारी संख्याओं को बहुत अच्छे से पढ़ के आए। उन्हीं में से आज हम वास्तविक संख्याओं को विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे इस चैप्टर में एक प्रमेय दी है, आधारभूत गणित की आधारभूत प्रमेय, उसको हम समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। और उसके बाद हमारी प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा, क्योंकि आप जो है क्लास 9th में इसको पूरी तरीके से पढ़ के आए हैं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में इस चैप्टर को शुरू करने के लिए हमें जितनी आवश्यकता है उसको समझेंगे कि हम कहेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं जो है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होती है? संग्रह होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होती है? संग्रह होती है। और इन्हें हम क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम इनको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा, जैसे कि संख्या रेखा हमारी क्या होती है? इसका सेंटर पॉइंट होता है 0। फिर हम पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5, और इस साइड अगर हम बढ़ेंगे आगे तो -1 -2 -3 -4 etc। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी क्या ली कि इनको हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के रूप में जानते हैं। इनका क्या होती है? संग्रह होती है, और इनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब हम एक इस चैप्टर में एक प्रमेय दी है हमें, उसको हम बोलते हैं क्या? गणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय देखने में आपको बिल्कुल सामान्य सी लगेगी। अभी जैसे मैं आपको एक इसकी परिभाषा बताऊंगा, आपको देखने में सामान्य सी लगेगी, लेकिन जब हम गणित के आधारभूत प्रमेय को हम आगे पढ़ेंगे, या इसका हम जब एप्लीकेशन करेंगे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं में इनका एप्लीकेशन कैसे होता है, या एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तब आपको इसकी वैल्यू बहुत अच्छे समझ में आएगी कि छोटी छोटी चीजें कितनी मायने रखती हैं। तो हमारी गणित की आधारभूत प्रमेय सिंपल से इतना कहती है कि हम प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। आप कहोगे सर कितनी सिंपल बात है, इसमें कोई बड़ी बात क्या हो गई है? कि भाई प्रत्येक भाज्य संख्या है, हमें पता है वो कई प्रकार की अभाज्य संख्या गुणनफल के क्रम के रूप में होती है, तो इसमें कोई बड़ी बात क्या है। लेकिन जब हम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या या एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, तब इसका उसमें बहुत ही बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि हम बेसिकली तो जानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन यदि एक प्रमेय के रूप में हम उसे पढ़ते हैं तो उसके एप्लीकेशंस उनको हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे कि इसका एक मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। जैसे कि एक हो गई संख्या क्या? 15। कौन सी संख्या हो गई? 15। अब 15 के हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और उसके बाद 3। तो क्या 2 से इसमें भाग जाएगा? नहीं। तो हम किसका उपयोग करेंगे? 3 का उपयोग करेंगे। इस 3 से काटेंगे तो 3 5 15, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणित 5 गुणित 1 लिख सकते हैं। और 15 क्या है? एक भाज्य संख्या है, इसलिए हमारी गणित के आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे आगे एलसीएम के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? एलसीएम के बारे में।
एलसीएम क्या होता है? क्लास 9th में आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एलसीएम निकालना सीखा था। आज हम आधारभूत जो गणित के आधारभूत प्रमेय है उसके द्वारा एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो एलसीएम का सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में से कहते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तक। अगर मैं आपको इसको शब्द से समझाऊं कि लोएस्ट यानी कि सबसे छोटा, और इन्होंने बोला है कॉमन। हम कॉमन शब्द का तब प्रयोग करते हैं जब हम दो या दो से अधिक चीजों, वस्तुओं या संख्याओं के बीच में तुलना का काम करें कि इनमें से क्या कॉमन आ रहा है। यानी कि दो से अधिक चीजों के बीच में जब हम बात करते हैं तो किस शब्द का बात करते हैं? कॉमन। इससे स्पष्ट हुआ कि जो हमारा एलसीएम है वो कितनी संख्याओं के बीच में आएगा? दो या दो से अधिक। और मल्टीपल मतलब गुणज यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि पहाड़े में है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम इसका एक एग्जाम्पल लें, आप बोलिए कि सर 8 और 16 का एलसीएम बताइए सर निकाल के हमें कि एलसीएम कैसे निकलेगा, और हमें बताइए कि इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कैसे आ रही है। यानी कि सब लोएस्ट, इसका मैं हिंदी में आपको लिखूं सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, और मल्टीपल मतलब गुणज। अब गुणज यानी कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि पहाड़े की बात चल रही है। जैसे मैं 8 का पहाड़ा लिखूं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, और भी आगे है जिसको अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर हमारी बात चल रही किसकी? 16 की। 16 का पहाड़ा लिखेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, इस तरीके से आगे चले। अब इन दोनों में से हमें इसका एलसीएम निकालना है, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो उसकी हम बात करें तो लोएस्ट यानी कि सबसे छोटी संख्या यहाँ 8 दिख रही है। क्या दूसरी संख्या जो हमें दी है, जैसे 16 दी है, 16 के पहाड़े में आपको 8 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 16 में सबसे छोटा में क्या दिख रहा है? 16। फिर दूसरी संख्या आप बात करते हैं, फिर हमें कौन सी दिख गई? 16। 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है। फिर आप कहोगे कि सर इसमें तो 32 भी है, 32 इसमें भी है, क्या 32 इसका एलसीएम नहीं हो सकता? मैं कहूंगा नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें बात करनी है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की, यानी कि सबसे छोटा और जो दोनों में हो और क्या हो, दोनों का गुणज हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा एलसीएम कहलाएगा। एलसीएम को समझिए, तभी तो हम गणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग कर पाएंगे। चलिए इसको रब करते हैं और अब समझते हैं हम हमारे HCF को। एलसीएम समझ में आया? ये हम 9th से कनेक्ट कर रहे हैं आपको कि एलसीएम HCF जो है ना, हम बहुत पहले निकालना सीख गए थे, लेकिन अभी हमको आपको कनेक्ट करके इसमें अपनी जो थ्योरम है जो अभी हमने पढ़ी थी कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है बिना क्रम की चिंता किए, या फिर अद्वितीय क्रम के रूप में। अब हम बात करेंगे किसकी? HCF। किसकी? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसका नाम है महत्तम समापवर्तक, और शब्द सा मैं अभी आपको समझाऊंगा। महत्तम समापवर्तक। HCF को हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और महत्तम समापवर्तक। अब हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। हाईएस्ट मतलब क्या हुआ? सबसे, यहां लिखते हैं हम सबसे बड़ा, और कॉमन मतलब वही बात जो हमने एलसीएम में आपको समझाई थी कि जो दोनों में हो। और फैक्टर मतलब क्या हो गया?
उसमें था हमारा मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज, ओ फैक्टर, यहां फैक्टर की बात चल रही तो फैक्टर मतलब गुणन खंड। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा हो जो दोनों संख्याओं में हो और गुणनखंड हो, या हिंदी में बोले महत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो किन्हीं दो संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। उदाहरण समझे हम इसका, यहां हम लिखते हैं क्या, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम कौन सी दो संख्याएं ले लें, हम ले लेते हैं क्या, 12 और 24 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं और 18 ले लेते हैं। 12 और 18 का हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले HCF निकालते हैं। तो अब हम 12 के क्या करें, इसमें गुणनखंड करें, क्या करें, गुणनखंड करें। तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे तो 2 छीं 12, फिर 2 से काटा 2 तीन 6, और 3 से काटा तो 3 एकम 3, और अब 18 को निकालें, 18 इसको काटेंगे तो 2 से 2 नम 18, 3 से काटेंगे 3 3 9, और 3 एकम 3। इसका हाईएस्ट जो है वो दोनों में, अगर हम इसके गुणनखंड के रूप में इसे अभी लिख लें 2 इंटू 2 इंटू 3, और हम 18 को लिखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इन दोनों में सबसे बड़ा गुणनखंड कैसे बनेगा, जो दोनों में समान हो। तो इसमें भी देखिए हमें 2 और 3 दिख रहे हैं, और इसमें भी 2 और 3 दिख रहे हैं। इसके अलावा और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो हम इनमें 2 और 3 का गुणा करके देखें तो कितना मिलेगा हमें, 6, और बचा क्या हमारा 2, 6 गुणित 2। इनमें भी हम 2 और 3 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 6 और गुणित 3। अब हमें दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा गुणनखंड क्या मिल गया, 6 मिल गया। मिला कि नहीं मिला, सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा मिला, 6 मिला। तो इसका HCF क्या आएगा, 12 और 18 का HCF ऑफ 12 एंड 18 इज 6, क्या आया, 6। HCF समझे, HCF समझे। अभी तक हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले वास्तविक संख्याओं को देखा, जैसे हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के एक समूह के रूप में देखा, जैसे हम संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। इसके बाद हमने गणित की आधारभूत प्रमेय को समझा, जिसमें हमने समझा कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में या गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसके बाद हमने LCM निकालना देखा, HCF निकालना देखा। अब हम क्या करेंगे कि आधारभूत जो प्रमेय है उसका LCM HCF निकालने में हम किस प्रकार प्रयोग करेंगे वो देखेंगे। उससे पहले हम एक और सूत्र देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, सूत्र देख लेते हैं, जिसका हमें अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले वो आपको हम सूत्र नोट करा दें। और भाई नोट्स प्रिपेयर करते जा रहे हो या नहीं करते जा रहे, मैं आप लोगों से पहले कहना भूल गया, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है अपनी कॉपी में, तो वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके, मैं पहले कहना भूल गया था, वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके पूरे नोट्स कंप्लीट करो। क्योंकि यहाँ से जो मैंने वास्तविक संख्याएं या फिर क्लास 10th पढ़ाना उठाया है, तो मैं इसको एंड करके ही ख़त्म करूँगा कि पूरा, जब तक हमारा पूरा क्लास 10th मैथमेटिक्स एंड नहीं हो जाता हमारी ये सीरीज़ रुकने वाली नहीं है। तो नोट्स आप बिल्कुल रेगुलर प्रिपेयर कीजिए। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक PDF डालूंगा इससे रिलेटेड, या जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं उनके जो नोट्स हम बना रहे हैं उसकी भी हम PDF डालेंगे। तो उनको आप अपनी नोटबुक में नोट करके हमारी ईमेल ID पर मेल करिएगा, ताकि हम चेक कर सकें कि आपने कैसे नोट्स बनाए हैं। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी फ़ोटोज़ भी सेंड कर सकते हैं, जिनकी लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। अब हम किसकी बात करने जा रहे थे, अब हमें एक सूत्र याद रखना है। क्या याद रखना है, सूत्र। सूत्र हमारा क्या कहलाता है कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई संख्या है, माना 2 संख्याएं हैं, क्या है, A और B 2 संख्याएं हैं। क्या है, A और B 2 संख्याएं हैं। तब सूत्र हमारा कह रहा है कि LCM ऑफ AB और HCF ऑफ AB का गुणनफल बराबर होगा किसके, संख्याओं के गुणनफल के। इस सूत्र को नोट कर लीजिए। इस सूत्र को क्या करना है, आपको नोट करना है, क्योंकि आगे जो हम हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाएंगे उनमें हमें इस सूत्र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और
क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते कराते मैं सूत्र को भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये नोट हुआ, इसको रब करते हैं और हमारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 के। किसके क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हैं हम? प्रश्नावली 1.1 के। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है दिए हुए प्रश्नों के। अभाज्य गुणनखंड हम बहुत पहले से निकालना सीखते आ रहे हैं और मैं आपको यहां भी सिखा दूंगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी संख्या में जो है वो अभाज्य संख्या से भाग देना होता है। और अभाज्य संख्या आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से भाग ना जाए उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। या और क्या डेफिनेशन है इसकी? कि वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर या 2 से ज़्यादा गुणनखंड ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब संख्या 140 की अगर बात करें और इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने जाएं, 140 यदि हमारी कोई भी संख्या यदि हमारी सम संख्या है तो उसमें हम कौन सी अभाज्य संख्या से सबसे पहले भाग देते हैं? हमें पता है हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो मैं बीच बीच में आपको बोलता जाता हूँ, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं या जो भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ऐसे ऐसे जो फैक्ट्स हैं वो आते रहते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा कोई फैक्ट इंपॉर्टेंट लगे तो उसको आप तुरंत नोट करते जाइएगा। जैसे मैंने क्या बोला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और इसके आखिरी में 0 है, तो ये कौन सी एक संख्या है? सम संख्या है। तो इसमें हम किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो सबसे पहले कितना चला जाएगा? 2 सत्ते 14, फिर 2 3 6, 2 पंजे 10। फिर अब देखिए क्या अब इसमें 2 से भाग जाएगा? इसके आखिरी में जो है एक विषम अंक आ गया। कौन सा अंक आ गया है? विषम अंक आ गया है। तो अब हम एक विषम अभाज्य संख्या से भाग देने का प्रयास करेंगे। अब 2 के बाद एक संख्या होती है जो 3। 2 के बाद कौन सी संख्या होती है? 3 जो है वो एक विषम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। क्या 35 में 3 से भाग जाएगा? तो यदि हम यहाँ से 3 से भाग देने का प्रयास करें तो 3 एकम 3 और फिर 5 में 3 से भाग नहीं जाएगा। अब 3 के बाद हमारी अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? आप कहोगे सर 4। भाई 4 में हम 2 से भाग दे सकते हैं। 4 में किससे भाग दे सकते हैं? 2 से भाग दे सकते हैं। तो 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद हमारी अभाज्य संख्या आती है 5। कौन सी आती है? 5। अब 5 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 5 सत्ते 35। अब क्या 7 में 5 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 7 में किससे भाग जाएगा? सिर्फ 7 से। तो 7 एकम 7। क्लियर हुआ? 140 के हम गुणनखंड तोड़ने गए, अभाज्य गुणनखंड तोड़ रहे थे, तो हमने कौन सी संख्याओं से भाग दिया? हमने भाग दिया अभाज्य संख्याओं से। कौन सी संख्याओं से भाग दिया? अभाज्य संख्याओं से भाग दिया। तो हमें कुछ गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, इनको हम लिख लेते हैं। 140 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। इसको देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? आप कहोगे कि सर यही तो हमारी गणित की आधारभूत प्रमेय है। गणित की आधारभूत प्रमेय भी तो यही कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? 140 बराबर, अब जो भी संख्या जितनी भी बार है हम उसको उसकी घात के रूप में भी नोट करा के लिख सकते हैं। जैसे कि 2 है, 2 कितनी बार है? 2 बार। तो हम इसको लिखेंगे 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। हमने 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में दर्शाया या नहीं दर्शाया? आप कहेंगे सर दर्शा दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। भैया एक एक क्वेश्चन को नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, कैसे भी करके ये आपकी नोटबुक फेयर कॉपी में
होना चाहिए। तो हमने हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट कराया, इसे आप नोट करिए, मैं साइड हो जाता हूं। इसके बाद हम हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हो गया नोट, रब करें। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि संख्या 156, कौन सी संख्या? संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे, या इसको आप जैसे हमें बोर्ड के कॉपी में लिखना है, मैं उस तरीके से भी एक सवाल सॉल्व करा के बता देता हूं कि अभाज्य गुणनखंड, ऐसा लिखते हैं यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, इसके अभाज्य गुणनखंड करें 156 को। जैसे हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, यदि संख्या सम हो तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देते हैं। तो 2 सत्ते 14 बचा 1, तो 16 हो गए, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे क्योंकि आखिरी में कौन सा अंक है? सम अंक है। 7 को काटेंगे तो 2 3 6, बचा कितना? 1, तो ये कितने हो जाएंगे? हाँ, 1 बचा तो 18 हो जाएंगे। तो 2 इनाम 18। अब देखिए आखिरी में कौन सा अंक आ गया है? सम अंक है या विषम अंक है? तो आप कहेंगे कि सर ये तो विषम अंक है। कौन सा अंक है? विषम अंक है। फिर हम कौन सी संख्या से भाग देने का प्रयास करेंगे? विषम अभाज्य संख्या से। 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। क्या आप 13 में जो है वो 3 से भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो 13 में सिर्फ हम 13 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं दे सकते। तो हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 156 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, या इसको और हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। ये किसके आ गए? 156 के आ गए अभाज्य गुणनखंड। ये आ गया हमारा आंसर, और हमारे पहले क्वेश्चन का ही हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, कैसे भी करके इसका एक्सेस आप तक होना चाहिए। मैं साइड हो जाता हूं, इसके बाद इसको रब करके थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हो गया नोट, रब करें। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कितना? 38 और 25, या इसको पढ़ें 3825। इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें तो वही हम लिखेंगे यहां पर क्या? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो हम बना लें यहां पर अपना क्या चार्ट बना लें अपना, 38 25 लिखें। आखिरी का अंक देखें, आखिरी का अंक हमारा सम है या विषम? आप कहेंगे कि सर विषम है। तो क्या ये संख्या सम हो सकती है? नहीं हो सकती। हम किससे ट्राई करेंगे भाग देने का? हम भाग देने का ट्राई करेंगे हमारी सबसे छोटी विषम संख्या से। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 3 है। 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3, इसमें भाग देंगे तो फिर से 3 दूनी 6, बचे कितने? 2, कितना हो गया? 22। तो 30 आते 21, बचा कितना? 1, 3 5 15। और फिर से भाग देने का प्रयास करें 3 से। आप कहेंगे सर ठीक है ट्राई कर लो। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। क्या अब जाएगा 3 से भाग? नहीं जाएगा। 3 से भाग जाएगा? अब नहीं जाएगा। तो अब किससे भाग दें अपन? अब हम भाग देंगे 5 से। किससे भाग देंगे? 5 से। 5 से भाग दिया तो 5 अट्ठे 40, बचे कितने? 2, 5 25। अब फिर किससे भाग दें हम? 5 से। 5 एकम 5, 5 7 35। अब क्या 17 में 5 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 17 में सिर्फ किससे भाग जाता है? 17 से। तो हम किससे भाग देंगे अब? 17 से। 17 एकम 17,
अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ लिखें। संख्या क्या आती है हमारी 38 25 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17 या और क्या लिख सकते हैं हम इसको 38 25 बराबर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर गुणित 17। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब हमने क्या किया है, 38 25 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित कर दिया है। ये हमारा सवाल सॉल्व हुआ। नोट करना है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका एक्सेस आपके पास होना चाहिए। मैं साइड हो रहा हूं, इसके बाद इसको रब करते हैं। हो गया नोट, हटाएं इसे। इसके बाद हम हमारा सी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 5005। इसके क्या निकालने हैं हमको, इसके हमें निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो हम यहां लिखेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड करने पर, क्या करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 505। इसमें हम किससे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दे सकते हैं, इसमें हम दे सकते हैं 5 से। तो 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0 और 5 एकम 5। इसके अलावा हम इसमें किससे भाग दे सकते हैं, इसके बाद हम इसमें भाग दे सकते हैं हमारी संख्या 11 से। 11 नम्मा 99, बचा कितना 1, तो 11 एकम 11। अब इसमें हम कितने से भाग दे सकते हैं, अब इसमें हम भाग दे सकते हैं 7 से। 7 एकम 7, 7 3 21। और किससे भाग दे सकते हैं 13 से। 13 एकम 13। इसके भी हमने गुणनखंड कर लिए। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे कि 5005 इज इक्वल टू 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। इसके ये गुणनखंड हुए। क्या हम इनको किसी भी घात के रूप में लिख सकते हैं, क्या कोई सा भी अभाज्य नंबर रिपीट हो रहा है? आप कहेंगे सर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट करिए, साइड हो रहा हूं। हो गया नोट, हटाएं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन है हमारा 7429। इसके हमको क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके, तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 7429। इसको हमको भाग देना है। इसका हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य संख्याओं से भाग दे के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो बेटा हम जब क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमें किस संख्या को कब किस अभाज्य संख्या से भाग देना चाहिए, कि हमें ये पता चल जाए कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो इसको हमें भाग देना पड़ेगा 17 से। 17 से भाग देंगे तो 17 चौके 68, बचे कितने 6, 17 तिया 51, बचे कितने 11, 17 सत्ते 119 हो गया। अब ये 17 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। किससे आएगा, 19 से। 19 से कम 19, 19 दूनी 38। भाग दे के देखें इसमें, 19 दूनी 38, बचे कितने 5, 57, तो 19 दिया 57। अब 23 में 23 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। तो इसके फैक्टर क्या बने 7429। इसके गुणनखंड क्या बने हमारे 17 गुणित 19 गुणित 23। 17 गुणित 19 गुणित 23, यह हमारा क्या आ गया, 5th क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। नोट करिए इसे, फिर इसके बाद रब करते हैं इसके।
पहले क्वेश्चन के हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इनमें आपको कोई भी समस्या या कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यदि फिर भी कोई समस्या या कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमें इस क्वेश्चन में ये डाउट रहा है, या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमें ये डाउट रहा है, आप इस क्वेश्चन को दोबारा करा दीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा के साथ प्रैक्टिस सेशन में वीडियो लेके आएंगे या फिर शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएगी, जिसके लिंक हम आपको आपके कमेंट में डाल देंगे ताकि आपको सॉल्यूशन इजीली एक्सेस हो जाए। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, कंप्लीट हो गया। अब हमारे क्वेश्चन नंबर किसको सॉल्व करेंगे? 2 को। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ है। सबसे पहले हमें निकालना क्या है? हमें दो संख्याएं दी हुई हैं, उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद हमें ये प्रूफ भी करना है कि जो भी हमें दो संख्याएं दी होंगी, मान लीजिए ए और बी, इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं। तो हम हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है क्या? 26 और 91। 26 दिया है और क्या दिया है? 91। इनका क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और फिर बताना है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। तो सबसे पहले इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम इनके फैक्टर निकालने होंगे। क्या निकालने हैं? फैक्टर निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं 26 का निकालता हूँ। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। तो 26 के हमारे गुणनखंड कितने कितने हैं? 2 और 13। इसके बाद अपन निकालते हैं किसका? 91 का। तो कितने से कटेगा? 13 से कटेगा या 7 से काट लेते हैं अपन। पहले छोटी अभाज्य संख्या का से भाग देते हैं कि नहीं देते? 7 से देते हैं। 7 एकम 7, 7 3 21, 13 से देंगे तो 13 एकम 13। हमारे पास 91 के भी आ गए। 7 गुणित 13। अभी हमने एलसीएम और एचसीएफ की इसी वीडियो में अपनी परिभाषाएं देखी थी। एचसीएफ क्या होता है? किन्हीं भी दो संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड। किन्हीं भी दो संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो हमारा यहां पर एचसीएफ किसका? 26 और 91 का क्या आ जाएगा? 13। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे हम इसका क्या? एलसीएम। तो एलसीएम किसका? 26 और 91 का। एलसीएम निकालने के लिए हम ये करते हैं कि जैसे हमारे पास दो गुणनखंड दिए हैं, दो संख्याएं दी हैं, उनके हमने गुणनखंड निकाले, तो उनमें से जो कॉमन गुणनखंड होता है उसको हम एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उनको हम उतनी ही बार लिखते हैं जितनी बार वो दिए गए हैं। तो क्या दोनों में 2 कॉमन है? आप कहोगे नहीं सर। तो अपन ने यहां लिख लिया क्या? 2। क्या दोनों में 7 कॉमन है? तो नहीं सर, हमने भी क्या लिख लिया? 7। क्या दोनों में 13 कॉमन है? आप कहेंगे हाँ सर। तो हम कितनी बार लिखेंगे 13 को? एक बार लिखेंगे। एलसीएम निकालने के लिए कितनी बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे और इनका गुणा कर देंगे तो हमें हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसका गुणा करेंगे तो 13 सत्ते 91, और अब हम इसका 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 इनम 18। एलसीएम कितना निकला? किसका? 26 और 91 का 182। हमने क्वेश्चन का आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिए हैं। अब हमें सिद्ध करना है, तो यहां लिखेंगे प्रूफ। क्या? कि एलसीएम 26 91 गुणित एचसीएफ 26 91 बराबर होगा
26 और 91 के गुणनफल के। तो करें, हमें एलसीएम कितना निकला हमारा 182 और एचसीएफ निकला है हमारा 13। इधर लिखेंगे हम क्या 91 26 या 26 91, गुणा कर दें 13 दूनी 26, या ऊपर करता हूँ, यहाँ आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर करता हूँ, इनका गुणा करके यहाँ लिख रहा हूँ, इनका गुणा कर रहा हूँ, लिख मैं यहाँ रहा हूँ। तो 13 दूनी 26, बचा कितना 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, बची हासिल में आई कितनी 10, 13 एकम 13 और 10 23, 2366 आया। अब इसका गुणा करते हैं, जैसे 6 एकम 6, 6 नमा 54 क्रॉस 2 का करते हैं 2 एकम 2 और 2 नम 18, इनको ऐड करते हैं 6 4 और 2 6 8 5 13 और 1 और 1 2, तो इसका भी कितना आया 2366। गुणा करने पर क्या आया इसका भी 2366। यानी कि इससे ये प्रूफ हुआ कि किन्हीं भी दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को गुणा या गुणनफल उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने क्या कर दिया सिद्ध। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या प्रूव्ड, या लिख दीजिए इति सिद्धम। ये हमारा और क्या हो गया आंसर आ गया। एचसीएफ ये आया, एलसीएम ये आया और हमारा प्रूफ ये आया। तो इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका एक्सेस अपने पास रखिए। मैं साइड हो रहा हूँ, हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा इसी का। सबसे पहले इसको हम रब कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि 510 और 92 किस किस का एलसीएम एचसीएफ निकालना है 510 और 92 का। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम किसके 92 के। 2 से भाग देते हैं, 2 चौके 8, 2 इसी 12, 2 से भाग देते हैं 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 23 से कम 23। तो 92 के हमारे क्या निकले 2 गुणित 23। इसके बाद निकालते हैं हम किसके 510 के। 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10। अब किससे भाग जाएगा 5 से आएगा 55, 25 5 एकम 5। अब किससे आएगा, अब 3 से देख देंगे 3 एकम 3, 30 आते 21 और अब 17 से तो 17 एकम 17। ये किसके निकले हमारे, ये हमारे गुणनखंड निकले 510 के। 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 निकले। इसको अपन हटा देते हैं। अब अपन निकालते हैं क्या HCF। क्या निकालते हैं H C और F। किस किस का निकाल रहा है 92 और 510 का। अब देखिए इन दोनों के गुणनखंड देखिए, हमने बिल्कुल गुणनखंड कर दिए हैं। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, सबसे बड़ा हो और कॉमन हो, गुणनखंड हो, क्या दिख रहा है आपको। तो आप कहेंगे कि सर हमें तो सिर्फ दिख रहा है 2। क्या दिख रहा है 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका 2। क्या है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2। HCF हमारा निकल गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी LCM की। और LCM हमें किन दो संख्याओं का निकालना है 92 और 510 का। LCM में हमने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि LCM निकालते समय हम क्या करते हैं कि जो जो कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है उनको लिखते जाते हैं और आखिरी में गुणा करके हमारा LCM निकल आता है। जैसे कि इनमें क्या कॉमन है 2, तो हमने इसको 2 एक बार लिख लिया। फिर
क्या ये वाला दो इन दोनों में कॉमन है? आप कहेंगे नहीं सर, तो हमने इस दो को भी एक बार और लिख लिया। फिर क्या 3 इनमें कॉमन है? नहीं, तो हमने और क्या लिख लिया? 3। क्या 5 कॉमन है? नहीं, तो हम क्या लिख लेंगे? 5। 17 भी कॉमन नहीं है और 23 भी कॉमन नहीं है। इन सब का हम गुणा कर लें, 2 और 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 17 छिक्का 102, यानी कि 10 20 गुणित 23। 23 को इसमें गुणा करेंगे, 0 का 0, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23। इनका एलसीएम क्या आया? एलसीएम 92 510 23 460 आया। हमारे पास HCF निकल गया, हमारे पास एलसीएम निकल गया। अब हमें सिर्फ क्या करना रह गया? हमें सिर्फ प्रूफ करना रह गया। क्या प्रूफ करना है? कि एलसीएम और HCF का मल्टीप्लिकेशन या गुणा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ प्रूफ करते हैं इसको। कैसे प्रूफ करेंगे? कि एलसीएम 92 510 गुणित HCF 92 510 इज इक्वल टू 92 और 510 का गुणनफल। ये क्या करना है? हमें प्रूफ करना है। तो लिख लेते हैं क्या? 92 और 510 का एलसीएम क्या आया हमारा? 23 460। HCF क्या आया? 2। गुणा किसका किसका करना है? 92 और 510 का। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? 510 और 92। इसको सॉल्व करके हम यहाँ लिख रहे हैं, गुणा यहाँ कर रहे हैं और लिख मैं यहाँ रहा हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना। 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, 2 का 6 में करेंगे तो 2 12, हासिल में कितना आई? 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब इनका गुणा करें तो 2 का हम 0 में करेंगे तो कितना आएगा? 0 का 0, 2 का 1 में करेंगे तो 2 और 2 का 5 में करेंगे 2 पंजे 10। अब 9 का करेंगे, 9 का 0 में करेंगे तो 0, 9 का 1 में करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 का 5 में करेंगे तो 9 पन्ना 45। इसको ऐड करें, 0 का 0, 2 का 2, 9 का 9, 5 और 1 6 और 4 का 4। दोनों का गुणा करने पर हमें बराबर प्राप्त हो रहा है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि किन्हीं भी दो संख्याओं या 510 और 92 के एलसीएम और HCF का गुणनफल 510 और 92 के गुणनफल के बराबर है। प्रूव हुआ। क्वेश्चन समझ में आया? पूरा सवाल सॉल्व हो गया है। हमने HCF निकाला, एलसीएम निकाला, एलसीएम HCF का इंटू करके संख्याओं के इंटू के बराबर किया और इंटू करने पर हमें यह प्राप्त हुआ कि जो एलसीएम HCF का गुणनफल है वो संख्याओं के गुणनफल के कैसा है? बराबर है। सवाल को नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए। साइड हो रहा हूं मैं। हो गया नोट? अगला क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, $336 और 54। 336 और 54 के हमें क्या निकालने हैं? एलसीएम निकालना है, HCF निकालना है और सिद्ध करना है कि एलसीएम HCF का जो गुणनफल है वो 336 और 54 के गुणनफल के बराबर हो रहा है। तो सबसे पहले जो हम करते हैं, क्या कर रहे हैं? इसके फैक्टर निकाल लें। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटेंगे 3 नम 27, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 54 के हमारे क्या गुणनखंड निकले? 54 के हमारे निकले 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। कितनी बार है? 3 बार। अब हम किसके निकाल लें? अब हमें निकालने हैं 336 के। 3 से काटें 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
क्या 3 से और कटेगा ये? 3 तिया 9 और नहीं कट रहा है। अब किससे काटें अपन 112 को? 2 से काट के देखें। 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, फिर काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। तो हमारे 336 का गुणनखंड क्या है? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित कितनी बार है? 4 बार है। 2 गुणित 3 गुणित 7। 336 और हमने 54 का गुणनखंड निकाल लिए। अब हम इनमें से क्या निकालें? इनका HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 54 और 336 बराबर होगा किसके? अब देखिए इनमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है? दोनों में हमें जो कॉमन दिख रहा है, एक हमें 2 दिख रहा है, तो हमने लिखा 2। और क्या दिख रहा है? और हमें 3 दिख रहा है, हमने लिखा 3। और कोई सी ऐसी संख्या है जो दोनों के गुणनखंडों में समान दिख रही है? आप कहेंगे नहीं सर। तो इसका हमारा HCF क्या आया? 6 आया। 54 और 336 का हमारा HCF कितना आया? 6 आया। अब हम इसका LCM निकालें। LCM किसका? 54 और 336 का। अब LCM में क्या करते हैं? जो संख्या दोनों में समान होती है उसे एक बार लिख लेते हैं, और जो अलग अलग होती हैं उन्हें हम बार बार लिख लेते हैं। जैसे 2 और 2 एक बार है तो हम ऐसे क्या लिख लेंगे? दोनों 2 और 2 दोनों में समान है, एक बार लिख लिया। क्या ये इस 2 के साथ किसी और की जोड़ी बन रही है? तो नहीं बन रही। हमने ये 2 दोबारा लिखा और इसका 3 लिखा। क्या इस 2 के साथ किसी और की जोड़ी बन रही है? नहीं बन रही। हम इस 2 को दोबारा लिखेंगे, इस 3 के साथ बन रही? क्या नहीं बन रही। हमने 3 भी लिख लिया। क्या इस 2 की किसी के साथ जोड़ी बन रही? नहीं बन रही, वापस लिखो। लेकिन इस 3 की इस 3 के साथ बन रही है, तो हम एक बार लिखेंगे और 7 गुणा करें। 2 दूनी 4, तिया 12, दूनी 24, 24 यहाँ लिख लेंगे। कितना हो गया हमारा? 24। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। 3 का करेंगे, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। थैंक यू वेदांत सर। लेक्चर लगभग 1 घंटे का कंटिन्यू हो गया था। चेयर्स। ठीक है। वेदांत सर के साथ मैं चाय एंजॉय करता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए। ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट करो सर, चाय पियो। बिल्कुल। थैंक यू वेदांत सर चाय के लिए। उम्मीद करूंगा कि आपने इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। नहीं किया है तो मैं आगे इसको आपको सॉल्व करा देता हूं। हम एलसीएम निकाल रहे थे, तो 2 दूनी 4 तिया 12, दूनी 24। इसको और करें तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व करेंगे। तो 3 दूनी 6 तिया 18 और 7। इसको हम सॉल्व करें तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72 का 2 हासिल में आई हमारी कितनी? 7। 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो गया हमारा? 43 इंटू 7। इसका गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, हासिल आई 1, 7 त्रिक 21 और 1 22, हासिल आई 2, 7 चौके 28, 28 और 2 30। 7 दूनी 14, हासिल आई 1, 7 त्रिक 21 और 1 22, 2 7 चौके 28 और 2 30। ये हमारा क्या निकल आया? एलसीएम किसका? 54 और 336 का। अब देखिए हमारे पास HCF हमारा निकल आया, LCM निकल आया, आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हमें सिर्फ प्रूफ क्या करना है कि LCM और HCF का जो गुणा है वो संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो हम यहां लिखते हैं क्या? प्रूफ। क्या प्रूफ करना है कि LCM 54 336 इंटू HCF 54 336 बराबर होगा किसके? 54 और 336 के गुणा के। अब एलसीएम कितना आया हमारा? 30 24। HCF कितना आया? 6। यहाँ लिख लेंगे 336 इंटू 54। 6 का गुणा करेंगे, 6 चौके 24, हासिल आई 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल आई 1। तो 1 का 1 और 6 तिया 18। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 छिंग 24, हासिल आई 2, 4 तिया 12 और 2 14, हासिल आई 1, 4 तिया 12 और 1
13, 5 से गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30, हासिल आई 3, 5 तिया 15 और 3 18, हासिल आई 1, 5 तिया 15 और 1 16। इसको हम जोड़ के जब यहाँ लिखेंगे तो 18 144 बराबर 4 का 4, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 8 और 3 11, हासिल आई 1, 1 और 1 2 और 6 8 और 1 का 1। हमारा ये भी प्रूफ हो गया क्या कि 336 और 54 के एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो 336 और 54 के गुणनफल के बराबर हो गया। यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं साइड हो रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमने हमारी जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याओं, उसका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया है। आगे के हमारे जो 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आप इस वीडियो को दोबारा एक बार और देख के इन क्वेश्चंस को रिवीजन कीजिए, अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए और उन नोट्स की जो फोटो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे सेंड कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।